Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of 1000 Concepts in 100 Days. Now 1000 Concepts in 100 Days में आपका इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन खत्म हो चुका है और ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का भी पोर्शन खत्म हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। Now as you guys already know that science and technology बहुत ज्यादा significant chunk ले जाता है प्रीलिम्स के पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से आते हैं व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ना वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जनरली होते करंट अफेयर से ही हैं, पर उसके लिए भी आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बिकॉज यूपीएससी रट्टे वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ रहा है आजकल। वो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड कर रहा है। नाउ इस 1000 कॉन्सेप्ट्स इन 100 डेज में हम यही अचीव करना चाह रहे हैं। क्या? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ना हमने क्या किया है, पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को ना 7 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक पार्ट के हम 10 कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो पिछले 1 या 2 साल के करंट अफेयर्स में काफी रेलेवेंट थे। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, ताकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस पे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसे आंसर कर सकते हो, और अगर ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आप तैयार हो। तो थ्रू these 7 lectures on science and technology, we will cover 70 concepts of science and technology, and I think that is more than enough for your science and technology portion as far as your prelims is concerned. All right, makes sense? So let's take a look at what topics we shall cover in these next 7 days. All right? तो next 7 days में हमारी कवरेज क्या होगी? What would be our coverage? देखो, day 1 that is today हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के 10 सब टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स। day 2 पे हम चले जाएंगे आईटी एंड कंप्यूटर्स। day 3 पे विल टॉक अबाउट स्पेस। डे 4 पे डिफेंस रिलेटेड जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। डे 5 पे विल टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। डे 6 पे विल फोकस ऑन हेल्थ एंड डे 7 पे हम करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन का ही पार्ट है, एंड अदर मिसलेनियस इश्यूज। राइट? मेक सेंस? सो लेट्स स्टार्ट विद डे 1 बायोटेक्नोलॉजी। नाउ फटाफट से देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में कौन से 10 कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे mRNA वैक्सीन के बारे में। वेल, कोविड-19 के दौरान ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन्स काफी ज्यादा पॉपुलर थी। मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, राइट? मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी वैक्सीन्स बनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी मेजॉरिटी वैक्सीन्स इसी टेक्नोलॉजी पे बनी है। जो आप कोविशील्ड लगा रहे थे, राइट? कोविशील्ड हो गई, फाइजर की वैक्सीन हो गई, मॉडर्ना की वैक्सीन हो गई, वो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड थी। तो विल टॉक अबाउट दिस। देन विल टॉक अबाउट इंडिजेन प्रोजेक्ट। इंडिजेन प्रोजेक्ट क्या है? ये जीनोम सीक्वेंसिंग का इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। आप सबने सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो वर्ल्ड लेवल पे है, बट इंडिया अपनी पॉपुलेशन का भी जीनोम मैपिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या, और उससे रिलेटेड इंडिजेन प्रोजेक्ट क्या है, वो देखेंगे। Then we'll talk about genetically modified crops. Then biotech pride. अभी recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, तो उसको देखेंगे। दैट इज कॉल्ड बायोटेक प्राइड। देन विल टॉक अबाउट डार्क जीनोम, कार्ड थेरेपी, ठीक है, ये भी जेनेटिक थेरेपी है एक। देन विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कई बारी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज गोल्ड, व्हाट इज ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दीज डिफरेंट कलर कोडिंग स्कीम्स व्हेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी। देन विल टॉक अबाउट, अगेन ये कोविड-19 से रिलेटेड है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। विल टॉक अबाउट दिस। देन क्रिस्पर कास9, अगेन अ टेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक एडिटिंग, जीन एडिटिंग। एंड 3 पेरेंट बेबी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर, राइट? ये 10 टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद मैसेंजर आरएनए, mRNA वैक्सीन्स। ऑलराइट, mRNA वैक्सीन। नाउ mRNA वैक्सीन्स हैं क्या, काम कैसे करती हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं।
देखो वैक्सीन्स का मेजर पर्पस क्या है? वैक्सीन्स का मेजर पर्पस है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी अगेंस्ट व्हाट? इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पैथोजन। नाउ पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, राइट, और प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, है ना? तो ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के खिलाफ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करती हैं वैक्सीन्स। नाउ वैक्सीन्स ना बहुत टाइम पहले कन्वेंशनली वैक्सीन्स क्या करती थी? देखो हमारे जितने भी पुराने साइंटिस्ट हैं और जितने भी पुराने लोग हैं, उन्होंने ना एक चीज फिगर आउट कर ली थी। उन्होंने देखा था कि जब भी कोई इंसान को कोई डिजीज होता है, किसी पैथोजन से कोई डिजीज होता है, तो वो इंसान अगर रिकवर कर जाए, वैसे तो मॉर्टैलिटी भी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे लोग डिजीजेस से मर भी जाते थे, पर अगर इंसान रिकवर कर गया तो रिकवरी के बाद काफी सालों तक वो इस पैथोजन से इम्यून रहता है। दैट मीन्स अगर पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर भी कर गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पैथोजन। तो ये फिगर आउट किया गया था कि एक बारी इंफेक्ट होने के बाद आपकी बॉडी काफी समय तक इम्यून रहती है। इस पे जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, इन्हें हम कहेंगे एंटीजेंस। और जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, पैथोजन, एंटीजन, राइट, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज एक तरह के सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी के, विच फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी डिजीज से इंफेक्ट होते हो, आप जब रिकवर कर रहे हो तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडीज बना रहा है बहुत ज्यादा। वो पहले इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद इस पैथोजन से लड़ने के लिए, जो कि एक एंटीजन है आपकी बॉडी में, इस एंटीजन से लड़ने के लिए वो बना रहा है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जब बनती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वही एंटीबॉडीज इस एंटीजन से लड़ेंगे और इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आप रिकवर कर जाओगे। ना आपकी बॉडी में होते हैं कुछ टी सेल्स, मेमोरी इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स इन्हें कहते हैं। खैर डिटेल में नहीं जाते, ये ना याद रखते हैं, ये मेमोरी सेल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम के, इम्यून सिस्टम के मेमोरी सेल्स हैं। अब ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? इन्होंने ना डेटा स्टोर कर लिया कि ये पैथोजन जब आएगा तो हमने ये वाली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। तो कभी भी दोबारा जब ये पैथोजन एंटर ही करता है ना, एकदम से ये एंटीबॉडीज, आपके सोल्जर्स रेडी रहते हैं और आप दोबारा इन्फेक्ट नहीं होते इस पैथोजन से, एंड यू आर इम्यून। ठीक है ना? इन टी सेल्स को मेमोरी देने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को मेमोरी देने के लिए कि इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है, उसके लिए आपको एक बार ही इन्फेक्ट होना पड़ेगा, एक बार इन्फेक्ट होना पड़ेगा। अब ये बड़ा रिस्की काम है कि एक बार आप इन्फेक्ट हो और जब आप इन्फेक्ट हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये रिस्क थोड़ी ले सकते हैं कि एक बार इन्फेक्ट होते फिर ही इम्यूनिटी आएगी, नहीं। तो आप अभी तक क्या करते थे? साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया कि ना हम ना पैथोजन जितने भी हैं इनका ना लाइव एटेन्यूएटेड वर्जन निकाल लेते हैं। जैसे कोई वायरस है, उस वायरस को ना आपने लैब में वीक कर दिया, वीकन कर दिया, बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया, इतना वीक कर दिया कि जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो बहुत खास रेपरकशंस नहीं होंगे, बहुत खास इंफेक्शन नहीं होगा। तो ये लाइव वर्जन जो है वायरस होगा, पर ये वीकेंड वायरस होगा। इस वीकेंड वायरस को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। जैसे ही आपकी बॉडी में इस वीकेंड वायरस को इंजेक्ट कर देंगे, आपका इम्यून सिस्टम देख लेगा ये रहा वायरस, इसके खिलाफ ये रहे सोल्जर्स, एंटीबॉडीज। आप एक दो दिन आपको हल्का सा बुखार होता है, पर अब आपके पास कई सालों की इम्यूनिटी आ गई, क्योंकि आपकी बॉडी में अब फीड हो गया कि ये पैथोजन जो है, जो हमने वीकेंड वर्जन डाला था, इस पैथोजन के खिलाफ ये एंटीबॉडीज रखनी है। तो ट्रेडिशनली वैक्सीन कैसे काम करती थी कि आपने वीक वर्जन ऑफ वायरस किसी की बॉडी में डाल दिया और आपकी इम्यूनिटी सेट हो गई। क्लियर? दिस इज हाउ कन्वेंशनल वैक्सीन यूज्ड टू वर्क। बट इसके साथ ना बहुत रिस्क अटैच थे। एक, कन्वेंशनल वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेजेस बहुत सारे चाहिए थे। दूसरे, चाहे ये वीकेंड वायरस है तो फिर भी लाइव,
है तो फिर भी इंफेक्शियस एक पैथोजन है, इसके साथ रिस्क ले रहे हो आप अपनी तरफ से इसे वीक करके ह्यूमन बॉडी में डाल रहे हो, पर आपको नहीं पता ह्यूमन बॉडी में कैसे ये वायरस म्यूटेट कर जाए, रिस्पॉन्ड कर जाए और एक और नया वायरस म्यूटेट होके इन्फेक्ट हो जाए। मेक सेंस? तो इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की था। तो अब आपने क्या सोचा? अब आपने सोचा कि ना हम क्या करते हैं, एक ये जो वायरस है ना, इसके पास कुछ जीन्स हैं, जैसे इसका कुछ डीएनए है, इसके पास आरएनए मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियक मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। इसके पास इसका वायरस का अपना डीएनए आरएनए है। जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, वो पूरे वायरस को नहीं पहचानता है, वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक जीन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जैसे कोई आरएनए मॉलिक्यूल उस वायरस के पास जो है उसको पहचान के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है। तो क्यों ना हम पूरा का पूरा वायरस ना ह्यूमन बॉडी में डालें, लैब में इस वायरस का जो आरएनए मॉलिक्यूल है सिर्फ वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको रेप्लिकेट करते हैं और उसको ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं। पूरा वायरस नहीं डाला, वायरस का एक पोर्शन डाल दिया, आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपने ये आरएनए निकाल लिया वायरस से, उसको क्लोन करा, ये आपने देख लिया, आरएनए वो ही डाल दिया। या कभी कभी आप डीएनए वैक्सीन भी बनाते हो, आपने डीएनए निकाल लिया वायरस का और वो ही इंजेक्ट कर दिया ह्यूमन बॉडी में। बड़े सिंपलिस्टिक टर्म्स में मैं बता रहा हूं। जब आप ऐसा कर देते हो तो आपका इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि ये आरएनए मॉलिक्यूल इस वायरस का है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दो। तो लाइव वायरस डालने का खतरा नहीं, ठीक है। और ये आरएनए एक तरह से मैसेज दे रहा है आपके इम्यून सिस्टम को कि कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, हेंस मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो एक होती है कन्वेंशनल वैक्सीन्स, एक होती है जीन बेस्ड वैक्सीन्स। अगर आप किसी वायरस बैक्टीरिया का या तो डीएनए या आरएनए निकाल के वैक्सीन बना दो, ठीक है, वायरस नहीं लिया और वैक्सीन से बस आरएनए या डीएनए डाल रहे हो, तो वो हो गई जीन बेस्ड वैक्सीन्स। नाउ जीन बेस्ड वैक्सीन्स दो तरीके की हैं, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, वो हमने देख लिया। अब आरएनए वैक्सीन्स को हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स कह देंगे। ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स क्या कर रही हैं, बस अभी हम डिस्कस ही कर चुके हैं। क्लियर? सो mRNA वैक्सीन्स क्या होंगी? अनलाइक अ नॉर्मल वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन्स वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग एन mRNA, मैसेंजर आरएनए sequence which is coded for a disease specific antigen, pathogen. Once produced within the body, the antigen is recognized by the immune system, preparing it to fight for the real thing. तो जो कोविशील्ड थी ना आपकी, वो mRNA सीक्वेंस ही आपने डाला था कोविड-19 का, SARS-CoV-2 का। mRNA vaccines teach our cells how to make a protein that triggers an immune response inside our bodies. That immune response, which produces antibodies, is what protects us from getting infected if the real virus enters our bodies. ठीक है? बस Now mRNA वैक्सीन्स को आप बहुत तरीके से इंजेक्ट कर सकते हो। आप नीडल सिरिंज इंजेक्शन कर सकते हो, नीडल फ्री इनटू स्किन कर सकते हो, स्किन इंजेक्शन दे सकते हो, मसल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हो, लिम्फ नोड यहाँ पे जो होते हैं आपके वहां पे दे सकते हो, और डायरेक्टली इनटू ऑर्गन्स में आप दे सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये है आपकी mRNA वैक्सीन्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक, लाइव वीकेंड वायरस को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप बल्क में बहुत सारी वैक्सीन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब आप लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वाली वैक्सीन ले रहे हो तो उसको बल्क में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना मुश्किल है, पर mRNA वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। सो हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल, देन सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस। अगर वायरस लीक हो गया और एनवायरमेंट में फैल गया, चाहे वीकेंड है, वो म्यूटेट करते करते क्या पता स्ट्रांग हो जाए, राइट? सो इसलिए सेफ एंड, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस है, प्लस इसकी बेटर एफिशिएंसी है। लोग कहते हैं कि इससे बेटर इम्यून रिस्पॉन्स आता है एज कंपेयर टू लाइव एटेन्यूएटेड वर्जन। सो ये एडवांटेजेस हैं। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, सो नाउ यू नो mRNA वैक्सीन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडिजेन प्रोजेक्ट। देखो ध्यान से सुनना, इंडिजेन प्रोजेक्ट से हम करना क्या चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये बात ध्यान से सुन लो। देखो आपको पता है, आप जो हो, पूरे के पूरे आप जो हो, आपकी जो आदतें हैं, आपके जो फिजिकल फीचर्स हैं, आपके जो भी आपके पूरी बॉडी है, वो पूरी बॉडी कैसी होगी,
कैसे उसका इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो स्ट्रांग होगी, कितनी हाइट होगी, क्या उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपके डीएनए में होती है। आप किस डिजीज से ज्यादा ससेप्टेबल हो, किस डिजीज के कम से ससेप्टेबल हो, किस डिजीज के खिलाफ आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी है, किस डिजीज के खिलाफ नहीं है, कितनी आपकी हाइट होगी, आप कितने स्ट्रांग होगे, आपका कितना मस्कुलर मास होगा, ये सारी चीजें जब आप पैदा होते हो तभी आपके डीएनए में होती हैं। और ये डीएनए आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, तभी आपके कई फिजिकल फीचर्स आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, बिकॉज यू इनहेरिट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। इसीलिए डीएनए में सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी जिंदगी की इंफॉर्मेशन इसमें होती है ना। हम सारे डिफरेंट दिखते क्यों हैं और हम सारे डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि एज फार एज ह्यूमन बीइंग्स आर कंसर्न्ड, सारे ह्यूमन बीइंग्स का डीएनए सिमिलर तो है, पर फिर भी उसमें कुछ वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट हैं सारे के सारे। हम सारे हैं तो एक ही स्पीशीज के, पर हम में वैरायटी है। वो वैरायटी हमारे डीएनए की वैरायटी की वजह से आती है। नाउ अगर आप ये देखना चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सबका डीएनए कैसा है, वो आप देखना क्यों चाहते हो? पहली बात, आप इसलिए देखना चाहते हो क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कल को आप कोई वैक्सीन निकाल रहे हो तो अगर आपको एक इंसान का डीएनए पता है और आपको पता है पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उस डीएनए में वो क्या क्या काम करता है, तो आपको पता होगा कि इस इंसान को ये वैक्सीन दूंगा तो इस पे काम कर जाएगी, इस इंसान को ये वैक्सीन दूंगा इस पे एडवर्स रिएक्शन होगा। तो उसके लिए ये जितनी भी मेडिकल स्टडीज होती हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स को अंडरस्टैंड करने की जितनी भी स्टडीज हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबका आप डीएनए जीनोम सीक्वेंस करके मैप कर लो। नाउ वर्ल्ड लेवल पे ये चल रहा है प्रोजेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सारे लोगों का, जितने ह्यूमन बीइंग्स का जीनोम सीक्वेंस निकालनी है, डीएनए मैपिंग करनी है, और पूरा डीएनए में एक एक जो डीएनए का पार्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें। और डिफरेंट पॉपुलेशंस में क्या वेरिएशंस हैं, कि क्यों एक जगह के लोग थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, जैसे चाइनीज लोग और इंडियन लोग थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे, अफ्रीकन लोग और यूरोपियन लोग थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे, उनके फिजिकल फीचर्स में फर्क होगा, वो डीएनए से पता चलता है। तो पहले सबका डीएनए मैप कर लो, फिर देखो कौन से जीन की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो ये स्टडीज चल रही हैं ना। इंडिया वाले अपनी पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करना चाहते हैं, उसके लिए निकाला था इंडिजेन प्रोजेक्ट। दैट्स इट। तो वर्ल्ड लेवल पे जो जीनोम सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इंडिया के लेवल पे जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है इंडियन पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग, उसका नाम है इंडिजेन प्रोजेक्ट। क्लियर? बस अब इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। It aims to undertake whole genome sequencing of 1,000 Indian individuals. 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स आपने पिक किए हैं, और वो 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स डिफरेंट एथनिसिटीज से पिक किए हैं। ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर रीजन से 1000 लोग इकट्ठे कर लिए, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, उनसे एक एक इंसान आपने उठाया है। वो इंसान के जो जीनोम सीक्वेंस होगी एक पर्टिकुलर इंसान की, वो लगभग उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके पूरी ट्राइब की या रीजन की जीनोम सीक्वेंसिंग सिमिलर होगी। तो इसलिए आपने ना रिप्रेजेंटेशन ली है कि डिफरेंट एथनिक लोगों की का एक एक इंसान उठा लिया, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हो। तो टोटल 1000 इंडिविजुअल्स हैं रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया। It is funded by CSIR. Now CS Center for Scientific and Industrial Research. CSIR इंडिया की autonomous body है, which is the largest research and development organization in India under Ministry of Science and Technology. ये याद रखना है, CSIR is under MST. Its objective is to create a pilot data set to enable genetic epidemiology. Genetic epidemiology क्या होता है? देखो, epidemiology है study of epidemics. जो कोविड-19 था वो भी एक तरह का एपिडेमिक था, दो वो पूरे ग्लोब में फैल गया, इसलिए यही एपिडेमिक पैंडेमिक बन गया। पर ये जो सुपर स्प्रेडिंग डिजीजेस हैं, इनकी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। जब आप इस स्टडी को जेनेटिक्स के साथ मिक्स कर दो कि डिफरेंट जीनोम्स पे डिफरेंट जेनेटिक डीएनए पोजेस करने वाले लोगों पे इस पर्टिकुलर वायरस का क्या इफेक्ट होता है, इस पर्टिकुलर डीएनए वाले पे ये इफेक्ट है, इस पर्टिकुलर डीएनए वाले पे ये इफेक्ट है,
जब आप जेनेटिक्स को मिक्स कर देते हो एपिडेमियोलॉजी के साथ, देन यू कॉल इट जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी of carrier genetic diseases towards enabling affordable carrier screening approaches in India. जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि इस पर्टिकुलर एथनिसिटी पे, इस पर्टिकुलर डीएनए वालों पे ये इंपैक्ट होगा इस वैक्सीन का या इस वायरस का, इस पे ये होगा, जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे तभी आप अप्रोचेस लेके आ पाओगे कि इस एरिया में कोविड-19 से कैसे लड़ना है, इस एरिया में कैसे लड़ना है, राइट? It is also seen as a precursor to a much larger exercise to map a larger swathe of the population in the country. ठीक है? Now genome sequencing होती क्या है? Definition क्या है? Genome sequencing means deciphering the exact order of base pairs. आपका जो DNA होता है, देखना ऐसे डबल हीलिक्स होता है ना, दो लाइंस ऐसे एक दूसरे के हीलिक्स स्ट्रक्चर में जा रही हैं, तो इसे और इसे हम एक बेस पेयर कहते हैं, इसे और इसे हम एक बेस पेयर कहते हैं। ये एक एक बेस पेयर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो यहां पे जीनोम की डेफिनेशन दी हुई है, ये हम कर ही चुके हैं, आप देख लेना नोट्स में अपने। नाउ इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? इट शैल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन जीनोम वेरिएशन, डिफरेंट एथनिसिटीज में क्या वेरिएशन है जेनेटिक, विच विल बी क्वाइट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रीडिस्पोजिशन टू डिफरेंट डिजीजेस। कुछ पॉपुलेशंस कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस को लेके ज्यादा ससेप्टेबल हैं, कुछ पॉपुलेशंस पे इतना इंपैक्ट नहीं होता। इसका कारण क्या है? कारण आपको मिलेगा उनके डीएनए में, उसके लिए ये स्टडी है। इट शैल हेल्प अस अंडरस्टैंड हैज टू हाउ अ वायरस स्प्रेड्स एंड इवॉल्व्स। इट शैल हेल्प अस आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक कॉजेज ऑफ रेयर डिजीजेस। कुछ डिजीजेस होते हैं जो आपके डीएनए की वजह से आपको होते हैं, किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं। आपका एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर बेस पेयर फॉल्टी है, तो आपको हेमोफीलिया हो सकता है, आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, आपको पार्किंसन डिजीज ज्यादा होने के चांसेस हैं, राइट? कुछ जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, वो पता चल जाएगा। It shall help in identifying genetic mutations and how these mutations impact gene functions. It shall also aid in better understanding of pharmacogenetics. आप क्या फार्मा क्या होता है? मेडिसिन की स्टडी है ना, फार्माकोलॉजी। तो फार्मा जो मेडिसिन हैं डिफरेंट, वो किन लोगों पे कैसा इंपैक्ट करेगी? कुछ लोगों पे मेडिसिन काम करती है, कुछ लोगों पे नहीं करती, कुछ लोगों पे ज्यादा एफिकेसी है, कुछ लोगों पे कम है। उसका आंसर क्या है? जीन्स में है। ये वाला डीएनए ज्यादा ससेप्टेबल है, ये वाला डीएनए कम ससेप्टेबल है। उस स्टडी को हम फार्माकोजेनेटिक्स कहेंगे। जेनेटिक्स के साथ फार्माकोलॉजी को मिक्स कर दिया, राइट? मेडिसिन की स्टडी को। ठीक है जी। नाउ अदर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स, अभी तो आपने इंडिजेन के बारे में पढ़ा है ना, इंडिजेन इंडिया का है। और दुनिया में कौन से जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? एक तो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट वाज द इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमिन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम। इट बिगैन इन 1990 and was completed in 2003. The HGP gave us the ability for the first time to read nature's complete genetic blueprint for building a human being. नेचर के पास क्या पूरी इंफॉर्मेशन है एक ह्यूमन बीइंग को बनाने में, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है। जब आपने पूरा डीएनए निकाल लिया और पढ़ लिया अच्छे से, राइट, एक एक बेस पेयर क्या क्या काम करता है, तो पहली बार आपको पता चला कि नेचर कैसे काम कर रही है, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन बीइंग कैसे बनाती है। It was coordinated by National Institutes of Health USA and the Department of Energy USA. अच्छा, इंडिया पे भी एक चल रहा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, वो भी ऐसा ही है। ये भी आप देख लेना किसने निकाला था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी देख लेना, क्लियर, आपको नोट्स में ही मिल जाएगा। तो नोट्स जरूर पढ़ने हैं हर लेक्चर के बाद। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बेसिकली आपको चीजें समझा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूं, राइट? पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने खुद पढ़नी है नोट्स में से, तो हर लेक्चर के बाद नोट्स जरूर पढ़ने हैं। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, जीएम क्रॉप्स। ना देखो, जैसा कि मैंने बताया कि हर ह्यूमन बीइंग को डिफाइन कि उसके फिजिकल ट्रेट्स क्या होंगे और उसके सारे बॉडीली ट्रेट्स क्या होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है हर ह्यूमन बीइंग के डीएनए में, जीनोम में। और आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, हर एनिमल का अपना डीएनए है ना? उस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है तभी वो एनिमल वैसा दिखता है। सिमिलरली हर प्लांट का भी डीएनए है। अब जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए में ना आपकी सारी इंफॉर्मेशन है,
अगर हम एक ऐसी टेक्निक ले आए जिससे मैं आपका डीएनए ही बदल दूं, तो आपके फिजिकल फीचर्स भी बदल सकते हैं। अगर बच्चा पैदा होने से पहले, जब वो पैदा हो रहा है, ठीक है, उसके डीएनए में मैं कुछ चेंज कर दूं, तो क्या पता उस इंसान ने नेचुरली लंबा होना था पर उसकी हाइट छोटी कर दी मैंने जीन्स में चेंजेस करके। तो आप किसी के फिजिकल फीचर चेंज कर सकते हो जस्ट बाय टिंकरिंग विद द डीएनए ऑफ दैट पर्सन और दैट ऑर्गेनिज्म और दैट प्लांट। नाउ एग्रीकल्चर में इस टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हो सकता है। आप जानते हो कि एक ना वेजिटेबल है पोटैटो। पोटैटो में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पर प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता। अब अगर पोटैटो के जीन्स में मैं कुछ चेंज कर दूं जिससे पोटैटो जो बने उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई हो, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगी, राइट? हम बहुत सारी ऐसी जीएम क्रॉप्स बनाते हैं जिसमें हम क्रॉप्स का पूरा फिजिकल फीचर्स चेंज कर देते हैं, राइट? वो क्रॉप कौन सा एंजाइम बनाएगी, मेक सेंस? ना एक ऐसी क्रॉप इंडिया में चल रही है, वो है कॉटन की, जिसे हम बीटी कॉटन कहते हैं। ना बीटी कॉटन क्यों बनाई है? बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया का डीएनए, एक बैक्टीरिया के डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है, वो आपने कॉटन में डाल दिया। उसकी वजह से ना कॉटन एक एंजाइम प्रोड्यूस करने लग गया। वो एंजाइम क्या करता है कि जब भी आप कॉटन की क्रॉप उगाते हो ना, तो उस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के अटैक होते हैं। उन पेस्ट्स और इंसेक्ट्स के अटैक को रोकने के लिए ये एंजाइम काम आता है। ये जब एंजाइम निकालेगा कॉटन, तो वो पेस्ट और इंसेक्ट्स अटैक नहीं करेंगे। तो आपने क्या करा, कॉटन के डीएनए थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिससे कॉटन की क्रॉप आपकी खराब नहीं होती, अब उस पे पेस्ट और इंसेक्ट्स के अटैक नहीं होते। ये फायदा आ गया है ना? ये जीएम क्रॉप है। तो इससे आप एंजाइम्स बनवा सकते हो, इनके फिजिकल फीचर्स चेंज कर सकते हो, इनको ऐसा बना सकते हो कि एक्सट्रीम हीट टॉलरेट कर ले, ठीक है? कई रीजन्स जो बहुत ज्यादा हॉट हैं, वहां पे भी आप विंटर क्रॉप्स उगा सकते हो। कैसे? बस जीन्स ही चेंज करने हैं। तो इन्हें हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। पर जीएम क्रॉप्स अभी फुली अच्छे से यूज नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि हमें इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स नहीं पता एनवायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे, इसीलिए इसे रोका जाता है। इसीलिए इंडिया में भी एक ना आपने कमेटी बनाई है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जब भी आप जीएम क्रॉप बनाओगे ना, तो उसको ओपन में रिलीज करने के लिए आपको इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे हमने बीटी ब्रिंजल भी बनाई है, पर बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल नहीं मिला है सरकार की तरफ से, राइट? इसीलिए बीटी ब्रिंजल यूज नहीं हो पा रही है, मेक सेंस? सिर्फ बीटी कॉटन को मिला है। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कभी भी आप जीएम क्रॉप बनाओगे लैब में, उसको फील्ड पे उतारने के लिए आपको इनसे अप्रूवल चाहिए। पर अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है आप उतार सकते हो, फिर भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की हां चाहिए। एक्चुअली GEAC अप्रेजल कमेटी है, बस ये बस अपना ओपिनियन देगी कि हाँ ये पर्टिकुलर क्रॉप सेफ है। फाइनल कॉल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेगी। क्लियर? तो ये है आपके जीएम क्रॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट्स हैं, ये आपने देखने हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से रिलेटेड आपने फैक्ट्स देखने हैं। क्लियर? अच्छा, जीएम क्रॉप्स इंडिया में तो आप उगा नहीं सकते एक्सेप्ट बीटी कॉटन, उसके अलावा कोई नहीं। पर बहुत सारी फूड क्रॉप्स वेस्ट में उगाई जा रही हैं, ग्रो की जा रही हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। उन फूड आइटम्स को अगर हम इंडिया में इंपोर्ट कर लें, तो जीएम क्रॉप्स, जो जीएम फूड आइटम्स बन रही हैं, वो इंडियंस एक तरह से कंज्यूम तो कर रहे हैं, पर इंडिया में एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट्स नहीं पता है, राइट? तो इंडिया में आप उगाने तो दे नहीं रहे, पर बाहर जो उग रही हैं उसे इंपोर्ट तो कर सकते हो। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस निकाली हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इन्होंने क्या कहा है? As per an order of FSSAI from January 1st, 2021, importers of 24 identified food products will have to mandatorily declare that products are not GM and that they also have a non-GM origin. तो जो भी फूड आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसका जो पैकेट होगा उस पे लेबल होगा नॉन GM, GM, जिससे कंज्यूमर्स एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकें कि अगर मैं कंफर्टेबल हूं जीएम क्रॉप से, जीएम फूड आइटम कंज्यूम करने को, तो मैं कर लूं। अगर मैं नहीं कंफर्टेबल हूं तो मुझे इंफॉर्मेशन तो हो कि ये जो चीज मैं खा रहा हूं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है,
राइट? तो ये निकाला इन्होंने ऑर्डर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट न्यूज इज बायोटेक प्राइड। अब ये बायोटेक प्राइड क्या है? लेट्स टेक अ लुक। ये गाइडलाइंस हैं। बायोटेक प्राइड, promotion of research and innovation through data exchange guidelines developed by Department of Biotechnology, ये याद रखना है, under MST, were released recently. Now ये हैं क्या? Biotech Pride guidelines have been formulated in conformity with the principles of NDSAP, National Data Sharing and Accessibility Policy, for enabling the sharing, access and storage of biological data. जितनी भी रिसर्च चल रही है, जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह हो रही है बायोलॉजिकल चीज़ों पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितनी भी रिसर्च हो रही है, उससे जो डेटा रिलीज हो रहा है, वो डेटा अंडर द न्यू गाइडलाइंस कॉल्ड बायोटेक प्राइड अब एक अप्रूव्ड डेटा सेंटर्स पे स्टोर किया जाएगा। पहले क्या होता था, जनरली जितनी भी रिसर्च होती थी उससे जो डेटा निकलता था वो फ्री था, कोई भी किसी भी हिसाब से उसे यूज कर सकता है, कोई भी किसी भी हिसाब से उसे स्टोर कर सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शेयर भी नहीं करती थी किसी से। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारा डेटा ना शेयर होना चाहिए। मैंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है उससे मैंने जो डेटा प्रोड्यूस किया है, उस डेटा से मैं कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, पर क्या पता कोई तीसरा इंसान उस डेटा को देख के कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कर दे या कोई प्रोडक्ट बना दे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, राइट? तो इसलिए डेटा शेयर होना चाहिए। तो जितना भी बायोलॉजिकल डेटा होगा अब एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डेटा सेंटर्स में स्टोर होगा। उसमें से कुछ डेटा जो सेंसिटिव है उसे तो आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके ही शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कुछ डेटा को गवर्नमेंट ओपन रखेगी, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। अब उसकी गाइडलाइंस निकाली हैं। In India, at present, biological data is deposited in international repositories and there are no guidelines for sharing it. Under the guidelines, it is the responsibility of the data generator, जो data produce कर रहा है, generate कर रहा है, submit कर रहा है, to deposit data in an appropriate database in the notified data repository, government notified data repository. ठीक है? Data withdrawal may be granted if the individual or the organization whose data have been placed on a publicly accessible database make a justified request either directly or through the submitter with valid claims to the data. जिसने डेटा जमा करवाया है वो उसे विड्रॉ भी कर सकता है, पर उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। These guidelines will be implemented through Indian Biological Data Center. ये याद रखना, IBDC. IBDC is the main body that will handle these data repositories. और ये हैंडल करेगा कि हर बायोलॉजिकल डेटा इधर स्टोर हो रहा है और कौन सा डेटा शेयर होगा, कौन सा शेयर नहीं होगा, आईबीडीसी डिसाइड करेगा। ठीक है? द बायोग्रिड, अच्छा, रीजनल सेंटर फॉर बायो सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अदर डेटा सेंटर्स विल बी ब्रिज टू द आईबीडीसी व्हिच विल बी कॉल्ड बायोग्रिड। और डेटा जो जनरेट हो रहा है, जैसे एक तो आईबीडीसी होगा सेंट्रल बॉडी, इसके रीजनल सेंटर्स होंगे, वहां डेटा स्टोर्ड होगा। तो ये पूरा एक तरह से बायोग्रिड बन गया, राइट? क्लियर? तो ये बस आप, ये थोड़ा रटने वाला पोर्शन था। तो ये बायोटेक प्राइड है क्या? वैसे तो यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा बायोटेक प्राइड है क्या, राइट? तो बायोटेक प्राइड क्या है, किसने निकाली है? ठीक है, तो आप देखोगे बायोटेक प्राइड किसने जनरेट की है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। डीबीटी ने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये बेसिकली करता क्या है, और आईबीडीसी क्या है, और बायोग्रिड क्या है। दैट्स इट। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज डार्क जीनोम। अब डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम क्या है कि बेसिकली जनरली आपका जो डीएनए है ना, मैक्सिमम हमारी ह्यूमन बॉडी का डीएनए हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाएगा, राइट? पर अभी भी हमें नहीं पता, कुछ डीएनए ना हमारे बॉडी में के डिफरेंट एरियाज में है। मैक्सिमम डीएनए 98 to 99% आपका डीएनए न्यूक्लियस में है, कुछ 0.5% डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है। पर अभी भी कुछ डीएनए आपका ऐसा है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में है या सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में लाई करता है, जिसे हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। और अभी तो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है और हमें यह भी नहीं पता कि इससे होता क्या है। इसे हम कहते हैं डार्क जीनोम। Dark genomes refer to DNA outside of the regions conventionally defined as genes. ठीक है?
दे आर जीन्स प्रोटीन्स फॉर विच देयर इज मिनिमल नॉलेज ऑन द बायोलॉजिकल फंक्शन कि ये करते क्या है आपकी बॉडी में, एंड अलाइड टू दिस लिमिटेड टूल्स फॉर देयर एनालिसिस. Thus it adversely affects the precision medicine initiative. Precision medicine पता क्या होती है कि आप ना किसी डिजीज का कारण क्या है उसको आप प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर लो, और वो बॉडी के किस कोने से जनरेट हो रहा है वो कारण, वो प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर लो. तो प्रिसीजन मेडिसिन में क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे बॉडी में जो डिजीज है ना उसका जो मेन सोर्स है वो लिवर का एक छोटा सा कोना है. तो रादर देन मैं पूरी की पूरी दवाई खाऊं, जो पूरी की पूरी दवाई मेरी पूरी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, है ना, इससे बढ़िया क्या है लिवर के उस छोटे से कोने में ही मैं वो बस मेडिसिन ड्रॉप कर देता हूं. राइट, पूरी बॉडी में वो मेडिसिन जाएगी नहीं, उस मेडिसिन से जो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ यहां जाएगी, इस एरिया, ये एरिया क्योर हो जाएगा, मैं पूरा क्योर हो जाऊंगा. इसे प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं. पर अगर हमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता ही नहीं चल रहा सोर्स क्या है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उन जीनोम से जो अभी तक मिले ही नहीं है, डार्क जीनोम, तो उससे प्रिसीजन मेडिसिन थोड़ी सी सफर करती है. राइट, scientists investigating the DNA outside our genes, dark genome, have discovered recently evolved regions that code for proteins associated with schizophrenia and bipolar disorder. अभी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे डार्क जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिजीजेस होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं. तो अब साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है. ठीक है, अब पता तो चल गया ना कि किस जेनेटिक अनोमली की वजह से आप ससेप्टेबल होते हो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर से. तो अब पता चल गया, अब आप इसको क्योर करने की तरफ जा सकते हो, पर पहले पता ही नहीं था क्या कॉज है. तो ऐसे बहुत सारे और डार्क जीन्स हैं. तो ये होता है आपका डार्क जीनोम. चलो अब लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड शाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जिसे हम कार्ट थेरेपी भी कहते हैं, CAR-T थेरेपी. नाउ ये थेरेपी किस चीज से रिलेटेड है? एक्चुअली दिस थेरेपी क्योर्स कैंसर. ये कैंसर क्योर थेरेपी है, पर इसमें ना आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है ना. इस चीज को समझने के लिए ना एक बारी कैंसर जान लेते हैं होता क्या है. देखो कैंसर पता क्या होता है, आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए ना तो वो होता है ट्यूमर. आपकी बॉडी में ट्यूमर आ जाता है. होता क्या है, ऑल योर ऑर्गन्स, कोई भी चीज है आपकी बॉडी में, सब बना है सेल से. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हर चीज आपकी बॉडी में, हर टिश्यू, हर ऑर्गन, सब कुछ सेल से बना है. नाउ अगर आपकी बॉडी में जो सेल्स है ना वो जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई करने लग जाएं, होता क्या है आपकी बॉडी में ना सेल्स ना रिपेयर होते जाते हैं, रीजेनरेट होते जाते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और जो पुराने सेल्स हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं. तो आपकी बॉडी एक तरह से रिन्यू होती जा रही है एवरी सेकेंड. एक तरह से कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और कुछ न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं. ना जो सेल्स मरते जा रहे हैं, सेल की डेथ का जो प्रोसेस है ना उसे हम, सेल डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस. होता क्या है कि आपकी बॉडी में कुछ सेल्स एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होती जा रही है उनकी, और कुछ न्यू सेल्स आते जा रहे हैं. अगर एपोप्टोसिस का प्रोसेस रुक जाए, एपोप्टोसिस का प्रोसेस रुक जाए मतलब पुराने सेल्स अभी मर नहीं रहे हैं और नए सेल्स जनरेट होते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के टिश्यूज जरूरत से ज्यादा ग्रो करते जाएंगे कि पुराने सेल्स अभी भी हैं और नए सेल्स और आते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बनने लग जाता है ट्यूमर. ठीक है, अच्छा ट्यूमर एक होता है आपका बेनाइन ट्यूमर, यानी कि बड़ा छोटा सा ट्यूमर है. अगर आपका ट्यूमर बहुत ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा नुकसान वाला ट्यूमर हो जाए, बहुत बड़ा ट्यूमर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. और मैलिग्नेंट ट्यूमर कन्वर्ट्स इनटू कैंसर. अगर आपका ट्यूमर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, मतलब साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, सेल्स बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए, तो इसे ही हम कैंसर कहेंगे. और कैंसर हो क्यों रहा है? क्योंकि कुछ सेल्स अभी आपके रिपेयर होके रीजेनरेट होते जा रहे हैं, पर जो पुराने सेल्स हैं वो नहीं खत्म हो रहे, इन्हें हम कैंसरस सेल भी कहेंगे. नाउ कैंसर जब भी किसी भी इंसान को होता है तो उसमें क्योर क्या होता है कैंसर का? एक स्टेज से ज्यादा अगर कैंसर हो जाए तो वो इनक्योरेबल होता है.
पर शुरुआती स्टेजेस में अगर कैंसर को क्योर कर लिया जाए तो वो क्योरेबल है ना। हम क्योर कैसे करते हैं? हम पूरी बॉडी में ऐसे केमिकल्स या ऐसी मेडिसिन डाल देते हैं जिससे आपके कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह, राइट? तो आप पूरी बॉडी में मेडिसिन ऐसी इंजेक्ट कर रहे हो जो कैंसर सेल्स को मार देगी, खत्म कर देगी, जिससे आप ट्यूमर कम करने लग जाते हो ना। प्रॉब्लम पता क्या है? मान लो ट्यूमर तो है आपके लंग्स में, लेट्स सपोज ट्यूमर आपके लंग्स में है, क्लियर? तो लंग कैंसर बन गया। अब जो लंग कैंसर है, उस जो लंग कैंसर में जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मारने के लिए आपने पूरी बॉडी में दवाई डाल दी। अब जब आप पूरी बॉडी में दवाई डाल देते हो तो वो लंग के कैंसर को तो क्योर कर देगा, वहां तो कैंसरस सेल्स को मार देगा, पर पूरी बॉडी में वो दवाई गई हुई है। पूरी बॉडी में जो दवाई गई हुई है वो पूरी बॉडी के बाकी सेल्स को भी तो नुकसान देगी। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कीमोथेरेपी लेते हैं उन पे एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि वो जो दवाई भेजी है वो बाकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, जहां कैंसर है उसे भी क्योर कर रही है पर बाकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रही है, राइट? ये एक प्रॉब्लम है कैंसर की ट्रीटमेंट में। अब रिसर्चर सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज कर दें जिससे आपकी बॉडी खुद ही फाइट कर ले कैंसरस सेल्स के खिलाफ, आपको बाहर से कोई केमिकल ही ना डालना पड़े। अब आपकी बॉडी में फाइट करने वाला क्या सिस्टम है, क्या चीजें, कौन सी चीज ऐसी है जो फाइट करती है? वेल, इम्यून सिस्टम आपका। तो अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू ऐसे प्रोग्राम कर दो कि वो इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाए कैंसरस सेल्स को, जहां भी बॉडी में कैंसरस सेल्स हैं वहां वहां एंटीबॉडीज अटैक करना शुरू कर दें। ठीक है, ये जब आप करते हो तो ये है कार्ट थेरेपी, शाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। आपके बॉडी में टी सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। इनकी अगर आप जेनेटिक एडिटिंग करके इनको रीप्रोग्राम कर दो ताकि जब भी ये किसी कैंसरस सेल को डिटेक्ट करें आपके बॉडी में, उसी समय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दें जिससे कैंसरस सेल्स को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल लेमैन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, पर यही है। So, it is a therapy through which you utilize your own immune system to attack cancerous cells. तो इससे जो कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते थे वो आप खत्म कर देते हो। ये है कार्ट थेरेपी, राइट? पर अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे ही है। क्लियर? सो इट इज अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन द लैब सो दे कैन फाइंड एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। बस यही चीज है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कार्ट थेरेपी। ये जो नोट्स में आपको साथ में नोट्स मिलेंगे ये पूरा पढ़ना है आपने। क्लियर? चलो, ओके। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दे यूज दीज टर्म्स, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या, व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, राइट? क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। देखो, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? जब आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फार्मेसी तो उसे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आप वैक्सीन्स, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, जेनेटिक एडिटिंग यूज करके आप वैक्सीन्स, मेडिसिन बना रहे हो, जैसे mRNA वैक्सीन रेड बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, राइट? तो इसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जब आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चर को एनहांस करते हो, आप ऐसे एंजाइम्स बनाओ, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करो, जैसे जीएम क्रॉप्स, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। Green biotechnology refers to biological techniques to plants with the aim of improving nutritional quality, quantity, production economics. तो जो GM crops हैं वो green biotechnology का पार्ट है। Then there is white biotechnology. जब आप biotechnology को यूज करते हो in the field of industry. जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि आप जानते हो कि जैसे मास प्रोडक्शन पे, जैसे ब्रेड बनानी है, जैसे एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है मेरी ब्रेड बनाने की। नाउ ब्रेड आपको पता है फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस यूज होता है, जो मैदा होता है उसको आप फर्मेंट करते हो। वो फर्मेंटेशन के लिए आपको चाहिए होता है यीस्ट। अब यीस्ट को मास क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए एक एंजाइम।
वो एंजाइम अगर आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करके मास प्रोडक्शन करो, अगर आप वो एंजाइम प्रोड्यूस करो जिसकी हेल्प से यीस्ट मैदे को ब्रेड बना देता है, तो आप एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। वो होगी फील्ड वाइट बायोटेक्नोलॉजी की। व्हेन यू मास प्रोड्यूस or you use biotechnology to aid industrial process. Now you have used biotechnology to produce this enzyme which will be helpful in bread production or bread manufacturing. ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें कई एंजाइम्स लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जिनमें कई एंजाइम्स लगते हैं, राइट? वो एंजाइम्स आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हो, तो ये वाइट बायोटेक्नोलॉजी है। देन येलो बायोटेक्नोलॉजी, याद रखना, इट इज रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन। This branch is focused on food production and जैसे एक एग्जांपल है, it carries out research to reduce the level of saturated fats in cooking oils. जो edible oils है ना, सरसों का तेल हो गया, डालडा हो गया, वनस्पति हो गया, इसमें saturated fats की क्वांटिटी अगर आप कम कर रहे हो using biotechnology, then that becomes part of yellow biotechnology. All right? Then there is blue biotechnology. Well, this exploits marine resources to obtain aquaculture, cosmetics, healthcare products. जब आप marine resources से बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल रहे हो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, अब वो बहुत सारी ऐसी चीजें क्या है, आप कॉस्मेटिक्स डिराइव कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स को यूज करके, मरीन प्लांट से आप कॉस्मेटिक्स बना रहे हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, राइट? तो उसे हम कहेंगे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। व्हेन यू आर यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, ओशन रिसोर्सेज फॉर कमर्शियल पर्पसेस using biotechnology, then you enter the field of blue biotechnology. Then there is this gray biotechnology. जब आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके पोल्यूशन को कम करते हो, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑयल है ना, जो कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, अब वो क्रूड ऑयल इंडिया को बेचता है, इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, राइट? ना वो क्रूड ऑयल इंडिया तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है टैंकर्स में, वो टैंकर्स आ रहे हैं, वो शिप पे होंगे टैंकर्स। अगर क्या ऐसा होता ही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा का पूरा ऑयल स्पिल हो जाता है ओशन पे। ना ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इसी वजह से ऑयल ना ओशन के ऊपर फ्लोट करता रहता है और बहुत ज्यादा फैल जाता है। नाउ अगर ऑयल स्पिल हो जाए ओशंस पे तो उसके नीचे की जो बायो लाइफ है, जो लाइफ है, बिकॉज जो ऑयल है ना वो सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो नीचे के जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ऑयल स्पिल्स का बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे बुरा इंपैक्ट होता है ना। उन ऑयल स्पिल्स को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। पर अब ना हमने एक टेक्निक निकाली है जिसमें ना एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ना डाइजेस्ट करता है क्रूड ऑयल को। तो आप ना बायोटेक्नोलॉजी से उस बैक्टीरिया का कल्चर करते हो, यानी कि उस बैक्टीरिया को मास प्रोड्यूस करते हो। उस बैक्टीरिया का नाम रखा आपने ऑयल ज़ैपर, और उस बैक्टीरिया को यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी आप ओशन में छोड़ देते हो। वो फटाफट से स्पिल्ड ऑयल को डाइजेस्ट कर देता है और खत्म कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोरेमिडिएशन। जब आप पोल्यूशन को कंट्रोल करते हो थ्रू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नाउ बैक्टीरिया इज अ बायोलॉजिकल रिसोर्स, राइट, जिससे आप ऑयल स्पिल कंट्रोल कर रहे हो। वैसे ही बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिनसे आप पोल्यूशन से फाइट कर सकते हो। ये वाटर पोल्यूशन का एग्जांपल था ना, ऑयल स्पिल, ओशन पोल्यूशन। वैसे ही बहुत सारे पोल्यूशन के जितने भी सोर्सेज हैं या बहुत सारे पोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से क्योर कर सकते हो, उसे हम कहेंगे बायोरेमिडिएशन, यानी कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज टू कंट्रोल पोल्यूशन और रिड्यूस पोल्यूशन, बायोरेमिडिएशन। ना बायोरेमिडिएशन में बायोटेक्नोलॉजी यूज होगी। बायोटेक्नोलॉजी जो बायोरेमिडिएशन कर रही है उसे हम ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। एंड गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, also known as bioinformatics, it is responsible for obtaining, storing, analyzing and separating biological information. देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की थी, राइट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या कर रहे थे, पूरा ह्यूमंस का हम डीएनए ले रहे थे, उसकी सीक्वेंस कर रहे थे
और उससे जो डेटा निकल रहा था उस डेटा को हम कहीं स्टोर कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड या ये पर्टिकुलर डीएनए का बेस पेयर क्या काम करता है, ये क्या करता है। तो एक तरह से ये डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हो गया ना, कि ह्यूमन जीनोम को आप का डेटा स्टोर कर रहे हो। तो एक तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी और आईटी का एक तरह का मिक्सचर है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आप सीक्वेंस कर रहे हो, जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हो यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर, मेक सेंस? ठीक है, तो अब आपको डिफरेंट कलर कोड्स पता चल गए। क्लियर, यू नो रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट, येलो, ब्लू, ग्रे, गोल्ड। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। ये कोविड-19 में बहुत यूज हुई थी, राइट? तो आपको पता होना चाहिए। Now, what are monoclonal antibodies? First of all, we have discussed this in the initial part of this lecture. What antibodies are? Well, antibodies are the soldiers in your body that fight against the antigens or pathogens that invade your body. तो आपके बॉडी में ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया, ये फंजाई इन्वेड करते हैं और आपकी बॉडी की डिफेंस फोर्सेस होती हैं ये एंटीबॉडीज। ठीक है, नाउ डिफरेंट डिजीजेस से फाइट करने के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं। डिफरेंट डिजीजेस से फाइट करने के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज है। होता क्या है और ये पता कैसे चलता है एंटीबॉडी को? जो एंटीजन है, हर एंटीजन मतलब ये इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर एंटीजन की जो बॉडी है, बैक्टीरिया की बॉडी, वायरस की बॉडी, हर एंटीजन की बॉडी पे ना एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे ये पर्टिकुलर आपका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर देता है। क्योंकि वो जो पार्ट है ना, वो एक तरह का ना सिग्नेचर है कि ये कौन सा एंटीजन आया है। तो इस पार्ट से आइडेंटिफाई करता है आपका इम्यून सिस्टम कि ये कौन सा एंटीजन है, कौन सा वायरस है। इससे लड़ने के लिए मैं कौन से सोल्जर्स को भेजूं, कौन सी एंटीबॉडी को भेजूं। ये जो पार्ट है ना, यह पार्ट आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज भेजता है और ये एंटीबॉडीज लैच ऑन टू दिस पार्ट ऑफ दैट एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक पार्ट है जिससे इम्यून सिस्टम को पता चलता है ये कौन सा एंटीजन है, इज कॉल्ड एपिटोप। याद रखना, एपिटोप्स आर एक्चुअली those parts of antigens through which your immune system identifies which antigen it is and which type of antibodies should be sent to destroy those antigens. एक तरह से ये चीज है। तो एपिटोप होगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक सोल्जर्स दिए जाएंगे। तो SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए अलग एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और कोई भी मान लो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए अलग एंटीबॉडीज हैं। हर पर्टिकुलर पैथोजन से लड़ने के लिए स्पेसिफिक सोल्जर्स हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं। और वो आपका इम्यून सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करता है? SARS-CoV-2 पे एक एपिटोप होगा, उससे आइडेंटिफाई करेगा, और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मलेरियल पैरासाइट है, उस पे एक एपिटोप होगा, उससे आइडेंटिफाई करेगा किस एंटीबॉडी को भेजना है। राइट नाउ, SARS-CoV-2 जब आया था, कोविड-19 जब आया था, तो क्या हुआ था कि जो लोग इन्फेक्टेड थे उन्होंने SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस तो करी होंगी। मुझे अगर कोविड-19 होता है तो वो जो वायरस मेरे अंदर आया है उससे लड़ने के लिए मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होंगी, राइट? तो इनिशियल डेज में ना बहुत सारे लोग जो रिकवर कर गए थे कोविड-19 से, उनकी बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज थी। साइंटिस्ट ने क्या करा, वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज निकाली और उन्हें लैब में क्लोन कर दिया, यानी कि उनकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर ली, मास प्रोड्यूस कर दिया, उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को क्लोन कर दिया, बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। अब वो जो एंटीबॉडी थी जो रिकवर्ड पर्सन से आपने निकाली थी, वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी थी विच फाइट्स अगेंस्ट SARS-CoV-2। स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स होते हैं ना, अभी मैंने बताया। तो ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो मैंने रिकवर्ड पर्सन से निकाली और मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करी, ये वो सोल्जर्स हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं इस वायरस को। अगर कोई इंसान बीमार है, उसमें मैं ये एंटीबॉडीज डाल दूं, अभी तो उसके इम्यून सिस्टम को टाइम लगेगा ना ये सोल्जर्स को इकट्ठा करने के लिए, मैं बाहर से ये एंटीबॉडीज इसमें डाल दूं तो वो इंसान जल्दी रिकवर नहीं कर जाएगा। मेक सेंस, राइट? नाउ
ये थेरेपी को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। एक एंटीबॉडी उठा दी, उसके मल्टीपल कॉपीज आपने कर ली और उन मल्टीपल कॉपीज को यू आर यूजिंग फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, इफ समवन गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम SARS-CoV-2, so if you want that person to recover fast, you inject those antibodies, those specific antibodies in that person, है ना? Now why do we call them monoclonal? क्योंकि ये एक टाइप की एंटीबॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे अटैक करेगी। ये एक पेरेंट, एक एंटीबॉडी से आपने मल्टीपल उसके बच्चे कर दिए, मल्टीपल क्लोन्स प्रोड्यूस कर दिए, हेंस मोनोक्लोनल। नाउ एक खास बात हमेशा याद रखना, इस पे सवाल भी आ सकता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विल ओनली अटैक दिस वायरस या एक पर्टिकुलर पैथोजन। क्लियर? एंटीबॉडी ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, ये याद रखना, एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है विच फाइट्स अगेंस्ट एंटीजेंस, राइट? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोन्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। एक एंटीबॉडी रिकवर्ड पर्सन से निकाली और उसे मल्टीप्लाई करा, हेंस मोनोक्लोनल। दीज आर मैन मेड प्रोटीन्स विच हैव मोनोवेलेंट एफिनिटी। मोनोवेलेंट एफिनिटी का मतलब ये सिर्फ एक पैथोजन पे, एक टाइप के वायरस पे ही अटैक करेंगी, उसी से बाइंड करेंगी। ये एंटीबॉडी जो SARS-CoV-2 के लिए बनी थी, ये ट्यूबरक्लोसिस से फाइट नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक पे ही अटैक करेगी, हेंस मोनोवेलेंट एफिनिटी, दैट इट बाइंड्स ओनली टू द सेम एपिटोप ऑफ एन एंटीजन। हमने एपिटोप कर लिया है। क्लियर? Yeah, these are designed to perform many roles, like they can be used to carry drugs, toxins, radioactive substances directly to the affected cells. अच्छा, इन्हें साइंटिफिक लिटरेचर में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MABS, ये MABS are used to treat many diseases including some types of cancer also. और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे कोविड-19 के दौरान। ठीक है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट SARS-CoV-2 वर को-इन्वेंटेड। सबसे पहले किसने इन्वेंट करी थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर SARS-CoV-2? पहले ये याद रखना, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एंड स्क्रिप्स रिसर्च, इनको क्रेडिट जाता है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू CRISPR-Cas9। वेल, इसमें जो इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक में, वो इंफॉर्मेशन ना एक्चुअली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं। बाकी इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वो आप नोट्स में से जरूर देखना। क्लियर? CRISPR-Cas9 क्या है? देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जीन एडिटिंग के बारे में। जीन एडिटिंग में क्या होता है? आप क्या करते हो, आप किसी इंसान का डीएनए लेते हो, उसमें मान लो एक पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड की वजह से ना एक इंसान को बीमारियां हो रही हैं, तो आप वो पर्टिकुलर स्ट्रैंड को ना रिमूव कर देते हो डीएनए में से, फॉल्टी जीन रिमूव कर देते हो और रिपेयर्ड जीन डाल देते हो, तो उससे उस इंसान का वो डिजीज क्योर हो जाता है। ये हम करते हैं जेनेटिक एडिटिंग से। जेनेटिक एडिटिंग क्या होता है? जब आप डीएनए में से एक स्ट्रैंड काट लेते हो, निकाल लेते हो और नया स्ट्रैंड डाल देते हो, इसे जेनेटिक एडिटिंग कहते हैं। अब जेनेटिक एडिटिंग के बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक होता है जिंक फिंगर न्यूक्लियस, देन होता है टैलेन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है CRISPR-Cas9। ना CRISPR-Cas9 जब आया था ना, उससे पहले जो जेनेटिक एडिटिंग की टेक्निक्स थी ना, वो मुश्किल थी, टाइम ज्यादा लेती थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। पर CRISPR-Cas9 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी डिटेल में आपने नहीं जाना है, बस मैं आपको बता देता हूं जो पता होना चाहिए आपको। CRISPR-Cas9 एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे जेनेटिक एडिटिंग एक तरह से रेवोल्यूशनाइज हो गई। रेवोल्यूशनाइज कैसे हो गई? लोग कहते हैं अब हर कोई भी इंसान थोड़ी सी नॉलेज से जेनेटिक एडिटिंग कर सकता है। पहले ये सिर्फ बहुत कम लोगों के पास था ये पावर, अब हर किसी के पास ये पावर है। क्यों? क्योंकि इसने जेनेटिक एडिटिंग को चीप कर दिया है, पहले एक्सपेंसिव था। इसने जेनेटिक एडिटिंग को डिफिकल्ट से इजी कर दिया है। इसने जेनेटिक एडिटिंग को टाइम कंज्यूमिंग था पहले, जल्दी कर दिया है। राइट? ये इतनी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी ना कि इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था, इमैनुअल शार्पेंटियर एंड जेनिफर डे दूदना। तो ये याद रखना, CRISPR-Cas9 की डिस्कवरी के लिए, दिस इज अ जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक के लिए 2020 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन दोनों को।
ऑलराइट, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज 3 पेरेंट बेबी। अब 3 पेरेंट बेबी क्या होता है? देखो, आपका जो डीएनए है ना, 99% आपका डीएनए आपके सेल के न्यूक्लियस में होता है, पर कुछ परसेंट डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना। देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना, वो कुछ खास फिजिकल फीचर्स में नहीं कुछ डालता। यानी कि जो मैंने बताया था ना, आपके डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट योर बॉडी, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपके न्यूक्लियस वाले डीएनए में ही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इतनी खास इंफॉर्मेशन है, तभी 1% से भी कम है। येट देखा यह जा रहा था कि कई लोगों को कुछ डिजीजेस हो रहे थे। जब आपने देखा कि इनको ये डिजीजेस क्यों हो रहे हैं, तो आपको पता चला इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्टी है। ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनका फॉल्टी है, इस वजह से ये डिजीजेस हो रहे हैं। और एक और चीज पता चली कि जनरली बच्चा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिफॉर्मिटी है, बच्चा ये डिफॉर्मिटी मदर से इनहेरिट करता है। अब लोग बीमार हो रहे हैं और मदर से इनहेरिट करते जा रहे हैं ना। इसका सोल्यूशन क्या निकाला? इसका सोल्यूशन निकाला 3 पेरेंट बेबी। उसमें क्या होगा, आप एक तो जो लोग मतलब जैसे एक कपल है, ठीक है, उसमें से जो लेडी है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिफॉर्मिटी है, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे को भी वो देगी विरासत में। तो आप क्या करते हो, जो आप एग लेते हो फीमेल का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो, मेल का तो हो गया जो भी है उसके सेल्स हैं, ठीक है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो इनहेरिट मतलब वो विरासत में नहीं देगा, ठीक है। फीमेल का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को निकाल लेते हो और एक तीसरी लेडी से उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डाल देते हो, तो इसमें तीसरी लेडी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आ गया। हेंस इट इज कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी। जो न्यूक्लियस डीएनए है, जो ज्यादातर आपके फिजिकल फीचर्स देता है आपको, वो तो इसी लेडी से दिए जाएंगे। दैट मीन्स इससे क्या होगा कि बच्चे के रूप, रंग, शक्ल वगैरह में कोई फर्क नहीं आएगा, वो इन्हीं दोनों माँ बाप का बच्चा ही कहलाया जाएगा। बट जहां से उसे डिजीजेस आ सकते थे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो आपने किसी थर्ड लेडी डोनर से ले लिया, राइट। हेंस इट इज अ 3 पेरेंट बेबी। इसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर भी बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में बहुत पुरानी न्यूज है, येट यूपीएससी में रिपीट हो सकती है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को क्योर करने के लिए यू हैव कम अप विद दिस टेक्निक, माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर। क्लियर? सो ये 3 पेरेंट बेबी है। इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो रटने वाली है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। टुडे 10 कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट? All right then, that's it from my side, guys. I hope you enjoyed the lecture and I hope it added some value to your preparation. If you have any doubts with respect to this lecture, well, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. All right then, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.